जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है और जिस तरीके से श्रीलंका से इस समय पर बहुत ही दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। खबर ये आ रही है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जला दिया गया, मार दिया गया। बहुत सारे नेताओं को अपना देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है, अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला दिया और इस समय पर महिंद्रा राजपक्सा जो इस समय पर प्रधानमंत्री हैं वो बचकर भागने की, या यूं कहें उनके बारे में इस समय पर खबरें आ रही हैं कि वो वहां से भाग निकलना चाहते हैं और किसी भी तरीके से अपनी जान बचाना चाहते हैं। यानी हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि आम जनता बिल्कुल पागल हो चुकी है और वो इस समय पर अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और पॉलिटिकल एरोगेंस, इन पार्टियों का पॉलिटिकल एरोगेंस इतना बढ़ चुका है कि वो पहले तो इन्होंने अपनी उस एरोगेंस के चलते सरकार को कोऑपरेट नहीं किया और एरोगेंट सरकार ने अपोजिशन की मदद नहीं ली। आज हालात ये हैं कि वो जो आम जनता है ना तो वो सरकार के काबू में और ना ही विपक्ष के काबू में, नेताओं से चिढ़ रही है और नेताओं को देखते ही मार रही है। ऐसी सिचुएशन में आर्मी ने लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं और श्रीलंका जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो चाहिए ही चाहिए। इनके बगैर आप तैयारी कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए इसी मंडे से यानी 9 मई से एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। एंशिएंट हिस्ट्री उसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी से आप लोगों के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप सोचते हैं उन सब के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। 500 रुपीज़ पर मंथ एक बहुत बेसिक फीस है जिसे आप सबमिट करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप मुझसे जुड़िए। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका कोर्स आगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी टेबल जो हमारी ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और जितना हो सके मतलब हमारे उस कोर्स को अवेल कीजिए। दूसरा, अगर ऐप पर नहीं जा पा रहे तो 9407 लास्ट में है, 991111 9407 इस नंबर पर कॉल करके आप मेरा नंबर ज्वाइन ले सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। टॉपिक श्रीलंका है। दोस्तों श्रीलंका की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो असलियत में यहाँ उसकी जो दुर्गति इस समय पर हो रही है, जो बर्बादी हो रही है, उसके पीछे सबसे मेन पार्ट ये राजापक्सा फैमिली है और इस राजापक्सा फैमिली का वो एरोगेंस है जो कि किसी भी तरीके से किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राजापक्सास जो थे इनकी खास बात क्या कि भाई ये जो हैं राजापक्सास ये साउथ श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और मेन लैंड सिन्हलीज जो हैं, जो श्रीलंका का मेन रिलीजन है, वो मेन एथनिसिटी है, उससे ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने असलियत में सिन्हली नेशनलिज्म का एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेला और इस सिन्हली नेशनलिज्म के दम पर इन्होंने एंटी तमिल सेंटिमेंट्स को भड़काया और एंटी तमिल सेंटिमेंट्स के नाम पर जो शुरू से श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, मतलब एंटी तमिल सेंटिमेंट्स, उनको भड़काया और एलटीटीई को ख़त्म किया।
ये एक मेन सिचुएशन थी जो बहुत अच्छा, ये मतलब एक माना जा सकता है कि पॉसिबली ये राजापक्सास का अपने कंट्री के लिए एक अच्छा काम भी था कि जिस तरीके से, हालांकि बहुत ज़्यादा ब्रूटली इनको दबाया गया, और इतना ज़्यादा ब्रूटली दबाया गया इन एलटीटी वालों को कि यूनाइटेड नेशंस में आज भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज और वार क्राइम इश्यूज के नाम पर श्रीलंका को खुले तौर पर क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन असलियत में एलटीटी को बर्बाद खत्म करने का, और जैसे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन से गुजरने के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री का बात आई कि भाई दोबारा से हम कंट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर इस बंदे ने पार्शियलिटी दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया कि हम पवेलियंस के मकान बनवाएंगे और बहुत ज़्यादा लेवल पर जो अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, जहां जहां पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंडिया खुलकर मदद करेगा और श्रीलंका के रिकंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ चढ़कर काम करेगा। लेकिन असलियत में ये जो बायस्ड सेंटिमेंट्स किसी भी गवर्नमेंट के होते हैं, ये कैसे बायस्ड सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये किसी भी गवर्नमेंट के अगर होते हैं तो ये बायस्ड सेंटिमेंट्स पूरी के पूरे डिसास्ट्रस टू कंट्री ये देखे जाते हैं। किसी भी देश के लिए ये बर्बाद कैसे होते हैं, ये यहाँ श्रीलंका के मामले में देखा जा सकता है। यहाँ अगर श्रीलंका की लोकेशन को देखें तो हम इस मामले को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर और इनके सिनारियो पे एक एलैबोरेट डिस्कशन हो चुका है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। इस इंडो पैसिफिक के अंदर सोच कर देखिए, इस इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर पूरे इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पर अगर मिलिट्री बेस हो इस पूरे इलाके में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डियो गोर्शिको नाम की एक जगह है, वरना या तो इंडिया या यहाँ श्रीलंका या मालदीव्स, ये 3 लोकेशंस ऐसी हैं जो इस पूरे इलाके पर डोमिनेट करने और यहाँ से होने वाले ट्रेड पर एक बहुत क्लोज वॉच रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। श्रीलंका इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाने के लिए, और इससे ज़्यादा एक मेन बात ये भी है कि कैसे ना कैसे करके अपने देश की या खासकर अपने एरिया की जो लोकेलिटी है उसे मजबूत करने के लिए और उसमें अपना एक मास बेस फिक्स करने के लिए यहाँ श्रीलंका के अंदर इन राजापक्सा फैमिली ने और राजापक्सा ब्रदर्स ने पूरे तरीके से इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोलंबो पोर्ट जो पहले से ही था, जो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे आज के दिन इनकी राजधानी है यहाँ, लेकिन अगर आप देखें तो इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर ये हम्बनटोटा पोर्ट नहीं है। नतीजा ये कि यहाँ ये हम्बनटोटा पोर्ट और इससे आसपास के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, हालांकि पहले इन राजापक्सा फैमिली वालों ने ये पूरे का पूरा जो पार्ट था ये इंडिया की कंपनीज के सामने रखा और ये कहा कि आप इस पार्ट को डेवलप कीजिए। लेकिन इंडियन कंपनीज ने कहा कि जब ऑलरेडी आपके पास कोलंबो सिटी है तो यहाँ पर और कोलंबो पोर्ट है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और इंडियन पोर्ट्स को भी इस तरीके से जो घूम के जाना पड़ता है उसमें भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए ये हम्बनटोटा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। तो इसमें आप पैसा ना लगाएं तो बेहतर है, या यूं कहीं कि इंडियन कंपनीज ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया। इसी तौर पर बहुत सारी दूसरी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली, और आज के दिन हालात ये हैं कि इस डेवलपमेंट के नाम पर और जिस तरीके से प्रोग्रेस के नाम पर राजापक्सा फैमिली ने अंधाधुंध कर्ज लिए
2010 के बाद श्रीलंका ने कर्ज लिए 2010 के बाद चाइना से, और चाइना का डोमिनेंस 2015 तक जबरदस्त लेवल पर बढ़ता चला गया। लेकिन दूसरे बार अगर आप देखें, हालांकि विक्रम सिंघे सरकार भी आई, लेकिन वो भी उतना ज्यादा काउंटर पार्ट नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं राजापक्सा फैमिलीज ने दोबारा से अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया, और हालात ये हो गए कि आज के दिन इस राजापक्सा फैमिली के लगभग ज्यादा नहीं तो पूरी की पूरी, सोचकर देखिए कि नेशनल कैबिनेट के अंदर एक फैमिली के 5 मिनिस्टर्स, 5 सेंट्रल मिनिस्टर्स हों, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर यहाँ पर राजापक्सा फैमिली के बंदे बैठे हुए हों। सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन या पोजीशंस के ऊपर राजापक्सा फैमिली ने कंट्रोल कर रखा हो हर तरीके से। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर ये देखो, देश क्राइसिस में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनारियो को यहाँ देखेंगे तो एक तरफ असलियत में यहाँ मामला ये हो चुका है कि जो गवर्नमेंट है वो असलियत में राजापक्सा गवर्नमेंट की फॉर्म में देखा जा रहा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, कहीं ना कहीं वो डिवाइडेड है। और लेकिन यहाँ मेन बात ये है कि इस डिवाइडेड अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं ये जो मामला है, जो आज की सिचुएशन है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में दिखाई दे रही है कि भाई ये जो डिवाइडेड अपोजिशन है, ये ये इस टाइम पर जो क्या नाम है इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये असलियत में डिवाइडेड अपोजिशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि कैसे भी करके इस अपोजिशन क्राइसिस को पॉलिटिकल क्राइसिस में बदला जाए, और उस इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस का सीधी साधी जिम्मेदारी जो है वो राजापक्सा गवर्नमेंट और राजापक्सा फैमिली पर थोप दी जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ असलियत में ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है ये राजापक्सा फैमिली के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, यानी राजापक्सा फैमिली वर्सेस ऑल है, और यहाँ जो ऑल हैं ये अपने सपोर्टर्स को और अपने मास बेस को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मास बेस का इस्तेमाल असलियत में डिस्ट्रॉय द हेजमनी ऑफ दिस फैमिली जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो चुकी है कि जिस तरीके से अपोजिशन ने अपने मास बेस का इस्तेमाल किया राजापक्सा फैमिली के अकॉर्डिंग अगेंस्ट, राजापक्सा फैमिली ने भी उसी मास बेस का इस्तेमाल किया अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए। नेता चाहे जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, उसके पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मास बेस प्रेजेंट रहता है जो एट एक्सट्रीम कंडीशंस, एट एनी कॉस्ट और एक एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी अपने नेता के साथ खड़ा रहता है। जैसे अगर आप देखें तो कांग्रेस, राहुल गांधी का नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी रीजन्स में कोई बहुत बड़ा मास बेस नहीं है, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर भी लोकल लीडर्स का मास बेस है। राहुल गांधी के दम पे पंजाब में या राजस्थान में या एमपी में या छत्तीसगढ़ में नहीं जीत सकते, ये फैक्ट है। फिर भी एक क्लास ऑफ सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल और कुछ लोग, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देख लें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में देख लें, वो आज भी राहुल गांधी के पक्ष में हर समय खड़े रहते हैं। और एक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इस समय कांग्रेस एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, उस बुरे दौर के अंदर भी कांग्रेस को वो छोड़ नहीं रहे। तो यानी ये एक मास बेस हमेशा किसी भी पार्टी के नेता जो पुराने होते हैं उनके साथ खड़ा रहता है।
तो ये मास बेसिस को इन अपने अपने मास बेसिस को भड़काया गया और एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि मुझे इसका अभी तक कोई मतलब ये दावा नहीं करता कि मतलब ये मेरे पास कोई पुख्ता रिपोर्ट है या नहीं, लेकिन नॉर्मली पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसा ही होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और उनके नेताओं में सत्ता का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाए, जैसे भारत में केजरीवाल है, सत्ता का लालच बढ़ जाए और सत्ता के जो लालच बढ़ जाए और कुर्सी पाने के लालच के अंदर वो देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी करवा दें, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फड़वाएं, पंजाब के अंदर ये देखा गया, चाहे कुरान के, चाहे कहीं ना कहीं रामायण के पन्ने फड़वा के नाली में फेंकवा दें, जिससे क्या हो कि दंगे भड़कें और लोगों में एक तरीके का रिलीजियस रेडिकलिज्म एकदम से भड़के, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़कें और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर आरोप लगाने का मौका मिले कि उसके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत नहीं है। और जब अपने पास वो ताकत हो तो उसका मिसयूज किया जाए अपने अपोजिशन को दबाने के लिए, जो राजापक्सा फैमिली ने खुले तौर पर श्रीलंका के अंदर किया। राजापक्सा फैमिली ने खुले तौर पर यही काम किया श्रीलंका के अंदर। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो कहीं ना कहीं आम जनता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि 1 महीना पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और इंडियन इकोनॉमिस्ट ही थे जाने माने जिन्होंने श्रीलंका के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रखी है, उनका ये कहना था, उनसे बातचीत भी हुई और उनकी रिपोर्ट भी पढ़ी, उनका ये कहना था कि देखिए श्रीलंका के अंदर भले ही आउटर या फॉरेन एक्सचेंज के मामले में सिचुएशंस खराब हो रही हो, जिसकी मदद भारत कर रहा है और भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो ग्राउंड लेवल पर श्रीलंकन इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, श्रीलंकन करेंसी के ऊपर लोगों का भरोसा है और कैसे ना कैसे करके वो सिचुएशन अभी नहीं आ रही जो कि आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर राजापक्सा फैमिली की जिद और अपोजिशन का उनको ओवर डोमिनेट करने का एक जो पार्ट है, उनको ओवरशैडो करना है, उनको प्रेशराइज करने का जो पार्ट है, उसने कहीं ना कहीं एक इनडिसिसिवनेस ला दी। इनडिसिसिवनेस का मतलब ये है कि इस समय पर कोई भी निर्णय लेने की सिचुएशन में कहीं पर भी कोई नहीं था। नतीजा उसका ये रहा कि जो एक वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर जाकर अपने हालात को सुधार, मतलब एक वॉर लाइक स्ट्रेटेजी अपनाकर अपने हालात को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वहां पर ये लीडरशिप आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के अंदर लगे रहे और टांग खींचने के चक्कर में इन्होंने देश को डुबो दिया। एक दूसरे को डुबोने के चक्कर में एक अपने देश को इन्होंने डुबो दिया है। नतीजा यह हुआ कि आज के दिन जनता का अपनी उस पूरी की पूरी लीडरशिप पे से भरोसा उठ गया और जो भी लीडरशिप पार्लियामेंटेरियंस की मिल रही है उसी को पकड़ के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और हालात इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री तक अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में है और अब उसके ऊपर आरोप लगने लग गए कि वो भारत भाग गया है। तो सवाल अब ये है, इस एक्सट्रीम सिचुएशन में जब जनता का अपनी जो शासक वर्ग है, अपनी जो पॉलिटिकल जो डोमिनेट करने वाली पावर्स हैं, उन सबके ऊपर से भरोसा उठ जाए तो भारत क्या करे। असलियत में इस सिचुएशन को सुधारने के लिए आर्मी को एक ऑर्डर दे दिया गया कि शूट एट साइट, के कोई भी सामने दिखे उसे गोली मार दो। इससे होगा क्या, इससे आर्मी के हाथ मजबूत होंगे, आर्मी पावरफुल होगी और जैसे ही आर्मी पावरफुल होगी, जैसे ही आर्मी पावरफुल होगी, इसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा आर्मी के पावरफुल होने का, आर्मी के बहुत ज्यादा पावरफुल होने का, कि कहीं ना कहीं यहां पर तीसरा एक ग्रुप अब और बन जाएगा। अभी तक क्या है, एक तरफ जो राजापक्सा फैमिली है वो है और दूसरी तरफ जो है वर्सेस ऑल हैं। अगर यहाँ और अभी तक इन्हीं के बीच में पावर प्ले चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर अब आर्मी आ जाती है, आर्मी स्ट्रांग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि ये बैटल ग्राउंड ऑफ सुपर पावर्स बन सकता है। बैटल ग्राउंड ऑफ सुपर पावर्स बन सकता है और ये जो बैटल ग्राउंड ऑफ सुपर पावर्स बनेगा, यानी कि सुपर पावर्स का जो बैटल ग्राउंड बन जाएगा, तो उसका नतीजा जो बैड फॉर्म है वो ये होगा
कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा द्वीप जो बिल्कुल भारत के कोने से लगता हुआ है, वहां पर अब अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर मेनली चाइना तक अपनी अपनी पॉलिटिक्स को हैंडल करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा तकलीफ इंडिया को होने वाली है। दूसरा, अगर सिचुएशंस जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ी और जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था वो पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर बदला, जो बदल चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल चुका है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो सोशल क्राइसिस में बदल गया तो उसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि यहाँ पर एक प्ले ऑफ नेशनलिज्म जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर नेशनलिज्म को एक वॉर क्राई की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इस नेशनलिज्म को वॉर क्राई की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ एक विलन बनाने की कोशिश की जाएगी और वो विलन शुरू से तमिल्स को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि तमिल्स को विलन प्रोजेक्ट किया जाए। और जैसे ही तमिल्स को विलन प्रोजेक्ट किया जाएगा, इंडिया जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि प्रो तमिल डिसीजन ले। और जैसे ही प्रो तमिल डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी में तमिलियन इशू शुरू से डोमिनेटिंग रहा है, प्रो तमिल डिसीजन लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो एंटी तमिल सेंटीमेंट हैं वो सीधे एंटी इंडिया सेंटीमेंट के अंदर बदलेंगे। और जैसे ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट के अंदर बदलेंगे, ये जो प्ले ऑफ नेशनलिज्म है उसमें इंडिया जो है एक दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंडिया दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट हो जाएगा, कॉमन मासेस जो हैं वो इंडिया को जब दुश्मन मानना शुरू कर देंगी, तो वहां पर इंडिया ने जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस, इस पूरे क्राइसिस में कमाया वो डुबोना पड़ सकता है। और हालात खराब होते देख अगर इंडिया के थोड़ी सी भी मतलब सोचकर देखिए, अभी भी ये हालात हैं कि इंडिया के ऊपर आरोप लगाने के लिए वहां पर ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर एकदम से मैसेजेस वायरल होने लग गए कि इंडिया ने $1 बिलियन की वाटर कैनन्स और प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए इक्विपमेंट्स भेजे हैं। अब दूसरा, इंडिया के ऊपर एक मैसेज वायरल होने लग गया इंडिया के बारे में श्रीलंका के अंदर कि इंडिया जो है श्रीलंका को अपने देश में मिलाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस वायरल होंगे और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को भड़काने की कोशिश की जाएगी। और जैसे जैसे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भड़केंगे, श्रीलंकन्स के अंदर नेशनलिज्म जो है वो भड़केगा। उसका सीधा असर देश की राजनीति सुधरे या ना सुधरे, लेकिन भारत के अगेंस्ट एक श्रीलंका के अंदर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट से निपटने के लिए बहुत मजबूरी, मतलब बहुत समस्या आएगी। और जो अभी तक बड़ी मुश्किल के साथ एंटी चाइना सेंटीमेंट डेवलप हुआ है, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट अगर बना तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। जो भारत ने पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका की मदद करके कमाया वो एक बार में डूबता हुआ नजर आ जाएगा। और श्रीलंका इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है क्योंकि तमिलियंस का एक रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, रिफ्यूजी की फॉर्म में तमिलियंस जो हैं वो भारत आना शुरू हो चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रीलंकन मेनलैंड से जो सिन्हलीज हैं वो भी भारत आना शुरू कर दें। इंडिया में जैसे जैसे आएंगे क्राइसिस बढ़ता जाएगा और इंडिया जो है वो श्रीलंका के क्राइसिस के प्रेशर में घिरता चला जाएगा। यहीं से हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होगी। यहीं से हमारी अग्नि परीक्षा जो है, हमारे देश की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा शुरू होगी। अब उसमें भारत, उस अग्नि परीक्षा में भारत कितना सफल होता है वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।